Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो आज हम अपना यही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके बहुत सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि ये जो चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी, क्योंकि यहाँ पे हो रही होती है बहुत मज़े की बातें, फूड की बातें, डाइजेशन की बातें, है ना। तो फिर आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कि बकल कैविटी में किस तरह से फूड की डाइजेशन होती है और स्टमक में फूड की डाइजेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम की हेल्प से चीज़ें अब बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है, रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इजी है अगर सही से ध्यान से समझा जाए और अगर इंटरेस्ट लेके समझा जाए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जो फूड की डाइजेशन है वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बकल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होती है फूड की, सिर्फ एक चीज़ की डाइजेशन होती है बकल कैविटी के अंदर। किसकी डाइजेशन होती है? स्टार्च की। किसकी डाइजेशन होती है? स्टार्च की। बाकी किसी भी चीज़ की डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होती, चाहे वो प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, लिपिड्स हो, कुछ भी हो। किसी भी चीज़ की डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ की डाइजेशन होती है बकल कैविटी में, और वो है स्टार्च। और स्टार्च की जो डाइजेशन होती है बकल कैविटी में पूरी 100% नहीं होती, सिर्फ 30% डाइजेशन होगी स्टार्च की बकल कैविटी में। ठीक है, और वो किस तरह से होती है? हमने जो फूड खाया, ठीक है, हमने मुंह में नवाला डाला, उसको हमने अच्छी तरह से चबाया। ठीक है, अब उसके अंदर जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन कैसे होगी? स्टार्च की डाइजेशन करने के लिए आएगा सिलिवरी अमाइलेस या फिर टाइलिन, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पीएच है वो क्या है? 6.8, स्लाइटली एसिडिक। ये पीएच याद रखना है आपने, क्या है ये? 6.8 है इसका पीएच। अब ये सिलिवरी अमाइलेज आया, ठीक है, अब इसने स्टार्च को तोड़ के बनाया माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्सट्रिन्स बना दिए। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो क्या किया गया यहाँ पे? पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ के डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे? पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ के डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो हमने फूड खाया था उसके अंदर स्टमक जो स्टार्च था, स्टार्च की डाइजेशन यहाँ पे कितनी हुई है हमारे बकल कैविटी के अंदर? सिर्फ 30% हुई है। किसने की है? सिलिवरी अमाइलेज ने। ठीक है, अब उस फूड को हमने क्या किया? सॉलो किया है। ठीक है, अब उस फूड को हमने सॉलो किया। अब वो फूड गया हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद गया हमारे इसोफिगस में। अब फेरिंग्स और इसोफिगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती फूड की, चाहे फूड के अंदर आपका स्टार्च हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, लिपिड्स हो, कुछ भी हो। फेरिंग्स में और इसोफिगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती फूड की। ठीक है, और इसोफिगस के अंदर कोई भी एंजाइम्स भी प्रेजेंट नहीं होते। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो इसको साइड में नोट कर लें। और ये भी नोट कर लें कि जो बकल कैविटी में डाइजेशन होती है सिर्फ स्टार्च की होती है, और वो भी सिर्फ 30% होती है। ठीक है, ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर बुक में आप पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझें, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं आती हूँ स्टमक में। ठीक है, अब जो फूड हमने खाया था उस फूड में से जो स्टार्च था उसकी 30% डाइजेशन बकल कैविटी में हुई थी। ठीक है, अब उसको हमने सॉलो किया, वो गया फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से होके इसोफिगस में। उनके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, और ना ही इसोफिगस के अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो फूड हमने खाया था वो इसोफिगस से होके कहाँ आएगा? स्टमक में। वो फूड कहाँ एंटर कर गया? अब स्टमक में। और उस फूड को हम क्या कहेंगे? अब बोलस कहेंगे। द राउंड मास ऑफ फूड, है ना, याद आया? इस कॉल्ड बोलस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अब बोलस कहेंगे उस फूड को। अब बोलस एंटर कर गया हमारे स्टमक के अंदर, और ये अडल्ट स्टमक है। ठीक है, किसी अडल्ट के स्टमक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अडल्ट के स्टमक में क्या होता है। ठीक है, इन्फेंट के स्टमक में क्या होगा? वहाँ पे तो
मिल्क आएगा, ठीक है। और इसकी स्टोरी अलग होती है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। अब बोलस एंटर कर गया स्टमक के अंदर। अब सबसे पहला जो काम होगा, अब स्टमक के अंदर 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है। कितने? 4 स्टेप्स होंगे। जो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होगा, सिलिब्री अमाइलेज जो है, जो स्टार्च की डाइजेशन करता है, जिसने 30% डाइजेशन करी हुई है स्टार्च की इन बकल कैविटी, वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सिलिब्री अमाइलेज ही जब इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, फिर स्टार्च की डाइजेशन रुक जाएगी, है ना। स्टार्च की डाइजेशन अब क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और ये इनएक्टिव क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस हाईली एसिडिक मीडियम, क्योंकि जो ये स्टमक है, स्टमक का पीएच कितना है, 1 से लेके 3 तक, वेरी हाईली एसिडिक, वेरी हाईली एसिडिक। और किसकी वजह से है, ये इस HCl की वजह से, है ना। तो मैंने कहा था कि ये HCl इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक है कि ये अगर स्किन पे गिरे तो उस स्किन को तो जलने से कोई नहीं बचा सकता। तो जाहिर सी बात है कि जब ये हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है तो स्टमक का जो pH है 1 से लेकर 3 तक है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक। तो इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक में सिलिब्री अमाइलेज काम नहीं करता। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एंजाइम्स है ना, हर एंजाइम्स की काम करने की अलग अलग शर्तें हैं। कोई एंजाइम्स बहुत हाईली एसिडिक में काम करेगा, कोई बिल्कुल स्लाइटली एसिडिक में काम करेगा, ठीक है। तो ये जो सिलिब्री अमाइलेज है, ये इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, तो ये क्या हो जाएंगे, अभी ये इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्च की डाइजेशन रुक गई। स्टेप 1 स्टार्च की डाइजेशन रुक गई। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, जो HCl है हमारे स्टमक के अंदर, वो HCl आया। अब ये HCl ना बहुत मज़े के रोल प्ले करता है। 3 रोल ये प्ले करेगा। सबसे पहला रोल, जब ये इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक है कि ये स्किन को जला सकता है, तो ये बैक्टीरिया को नहीं मार सकता, बिल्कुल मार सकता है। तो ये सबसे पहले बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन भी करता है, यस, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन भी करता है। और तीसरा ये क्या काम करेगा, ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। हमने पढ़ा था कि जिन चीज़ों के साथ जेन आ जाए या स्टार्टिंग में प्रो आ जाए तो वो चीज़ें क्या होती है, इनएक्टिव होती है। तो ये इस पेप्सिनोजेन को HCl एक्टिवेट करेगा, ठीक है। HCl आया, इस पेप्सिनोजेन को इसने क्या कर दिया, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन्स थे, ठीक है, आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन्स थे, उन प्रोटीन्स को ये पेप्सिन तोड़ देगा, ठीक है। और इस पेप्सिन का pH कितना है, 1 से लेकर 3 तक। तो इस स्टमक का pH 1 से लेकर 3 तक है, पेप्सिन का pH भी 1 से लेकर 3 तक है। तो इस स्टमक में पेप्सिन काम करता है, ठीक है, क्योंकि पेप्सिन इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक में ही काम करेगा। इसकी शर्त ही ये है कि मैं तो भाई हाईली एसिडिक मीडियम में ही काम करूँगा, मुझे अगर हाईली एसिडिक नहीं मिला तो मैं नहीं काम करूँगा, ठीक है। तो ये पेप्सिन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को, हमने जो चीज़ें खाई हैं फूड के अंदर, जो भी प्रोटीन्स है हमारे, उनको क्या कर देगा, ये तोड़ देगा पेप्टोन्स में और तोड़ देगा प्रोटियोसिस में, ठीक है। फिर और क्या होगा, यहाँ पे जो लिपिड्स है, लिपिड्स की डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगी स्टमक के अंदर। किसकी डाइजेशन हो रही है, ओनली कंपोनेंट डाइजेशन इन स्टमक इज प्रोटीन्स। सिर्फ स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है, सिर्फ प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो रही, फैट्स की डाइजेशन नहीं हो रही, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन नहीं हो रही। सिर्फ किसकी डाइजेशन हुई है स्टमक में, सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई है। किसने की है वो डाइजेशन, पेप्सिन ने। और पेप्सिन का pH कितना है, 1 से लेकर 3 तक, वेरी हाईली एसिडिक, ठीक है। अब ये फूड, इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, लॉट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब ये फूड क्या बन गया, काइम बन गया। जब ये फूड आया था फेरिंग से होकर, इसोफेगस से होकर, जब ये स्टमक में आया था तो ये फूड बोलस था, ठीक है। सलाइवा वगैरह के साथ मिक्स होकर ये फूड क्या था, बोलस था। अब ये फूड यहाँ पे जो इसके अंदर से प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन हुई है, अब ये फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके क्या बन गया, काइम बन गया। अब इस फूड को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। अब ये फूड स्टमक से निकल के कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। और ये सारा जो फूड है बिल्कुल एकदम से नहीं चला जाता ड्यूडेनम के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके ये स्टमक जो है वो रिलीज़ करती है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उसकी अच्छी डाइजेशन और अच्छी एब्जॉर्प्शन हो सके। बिल्कुल जो भी आपने खाया पिया सब स्टमक में चला गया,
तो वो सारा का सारा फूड एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेज दिया जाता, उसको थोड़ा थोड़ा करके भेजा जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, और ये जो प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है ना स्टमक के अंदर, ये कौन सी डाइजेशन हो रही है? सेमी डाइजेशन हो रही है प्रोटीन्स की। अब हमने बात की कि ये किसका स्टमक है? एडल्ट का। अब इन्फेंट के स्टमक में क्या होता है? इन्फेंट के स्टमक में रेनिन आता है, जैसे कि आपको पता है मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये रेनिन जो है वो किस पे एक्ट करता है? ये रेनिन एक्ट करता है केजिन पे। केजिन क्या है? एक मिल्क प्रोटीन है, केजिन पे एक्ट करता है ये रेनिन। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे भी केस होते हैं कि इन्फेक्ट के जो स्टमक है उनमें रेनिन नहीं बन रहा होता, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? तो उन बच्चों को रेनिन दिया जाता है। ठीक है, और वो रेनिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? जो कार्व की जो इंटेस्टाइन है वहाँ से इस रेनिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और रेनिन टैबलेट्स आते हैं जो कि जिनके अंदर रेनिन नहीं बन रहा होता, जिन बच्चों में, उनको ये रेनिन टैबलेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बात थी, पता होना चाहिए आपको हर कंडीशन के बारे में इससे रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये दोनों टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।